Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today I am going to discuss chapter 5 of class 5 that is Food and Health. आज हम भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे. All living organisms need food. Food helps us to grow and stay healthy. It also gives us energy to do work. हम सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन से हम स्वस्थ रहते हैं, हम बढ़ते हैं और साथ ही साथ ये हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं. हम अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं. ये हमारे स्वाद के लिए ही नहीं, ये हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? Nutrients are substances present in food that are required for proper growth and development of our body. Nutrients ऐसे substances होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बढ़ने में और शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे भोजन के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अलग अलग भोजन से प्राप्त होते हैं. हेल्दी ईटिंग पिरामिड. यहाँ एक पिरामिड बताया गया है जिसकी मदद से हमें अपने बैलेंस डाइट को तैयार करने में मदद मिलती है. यानी कि एक संतुलित आहार के लिए हमें क्या ज़्यादा खाना चाहिए और क्या कम खाना चाहिए, ये हमें समझ में आता है. आइए देखें. ईट द मोस्ट ब्रेड एंड सीरियल्स. सारे अनाज से बनी चीज़ें जैसे चावल, गेहूँ की बनी हुई चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करना चाहिए. हमें फल और सब्जियों को भी ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. हमें साधारण मात्रा में दूध और दूध से बनी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए. जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वे अपने भोजन में चिकन, फिश, एग को भी शामिल कर सकते हैं. और हमें बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए फैट, शुगर एंड साल्ट से बनी चीज़ें. We already know that there are different type of foods, that is energy giving food, body building food and protective food. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम अलग अलग प्रकार के फूड्स को खाते हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है. बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक फूड हैविंग प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें हमें सही मात्रा में खानी होती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम. इससे हमारा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार तैयार होता है. Now let us study about health. Health is a state of complete physical and mental well-being. शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो उसे हम गुड हेल्थ कहते हैं. For maintaining good health, our body needs. अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को किन बातों का ध्यान रखना होता है? Here it is mentioned, a balanced diet यानी कि एक संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज कसरत करना, प्रॉपर रेस्ट सही मात्रा में आराम करना, गुड पर्सनल हाइजीन, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग यानी अपने और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना. If we do not fulfill these different needs of our body, we may fall ill and get diseases. अगर हम अपने शरीर की इन ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. Now what is disease? Disease is any defect or abnormality found in the body. शरीर में अगर कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी हो तो उसे डिजीज़ कहते हैं. Disease may be caused due to malfunctioning of some body part or due to lack of particular vitamin or minerals in the body. Disease किसी बॉडी पार्ट के मैल फंक्शनिंग के, यानी अगर कोई बॉडी पार्ट सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उससे बीमारी हो सकती है. या फिर अगर कोई विटामिन या मिनरल हम उचित मात्रा में नहीं लेते हैं तो वे बीमारी का कारण बन सकते हैं. डिजीज़ को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़
एंड सेकेंड इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये क्या हैं, इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, diseases which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable diseases। ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। While some of the diseases may be present at birth, a number of them are caused due to deficiency of some particular nutrient such as protein, carbohydrate, vitamins, minerals in our diet। इनमें से कुछ डिजीजेस तो जन्म से ही होती हैं और कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल्स की कमी हो अगर हमारे भोजन में, तो उसके कारण भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। व्हाट इज़ डिफिशियंसी डिजीज़? Disease that are caused due to some deficiency in our diet is known as deficiency disease। ऐसी बीमारियां जो भोजन में किसी प्रकार की कमी के कारण होती हैं उन्हें deficiency disease कहते हैं। Let us now learn more about deficiency disease। अब हम deficiency के disease के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। Protein carbohydrate deficiency disease। Protein is a body building nutrient and carbohydrate is an energy giving nutrient in our body। हमारे शरीर में प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रदान करता है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन अबव। यहाँ एक हेल्दी चाइल्ड और एक वीक चाइल्ड का पिक्चर दिया गया है। द हेल्दी चाइल्ड शोन इन द पिक्चर looks healthy and active while the child in the picture 2 looks weak and sick। फर्स्ट फिगर में बच्चा हेल्दी और एक्टिव दिख रहा है और सेकेंड फिगर में बच्चा वीक, कमज़ोर और बीमार सा दिख रहा है। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2 इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट। जो सेकेंड पिक्चर में फिगर है उस बच्चे के डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है। The following table lists the main symptoms of protein carbohydrate deficiency disease। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़ के सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हैं, आइए देखें। इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता है। लूज स्किन एंड संकन आइज, उसके स्किन लूज होते हैं और आंखें संकन यानी दबी हुई होती हैं। थिन एंड लाइट हेयर, उस बच्चे के बाल पतले और कमज़ोर होते हैं। पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजीली, ऐसा बीमार व्यक्ति इनएक्टिव होता है और बहुत जल्दी थक जाते हैं। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years often suffer from this type of deficiency disease if they do not get a proper balanced diet। 6 महीने से 3 साल के बच्चे अगर सही डाइट, बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो उन्हें इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन एंड सोडियम आर प्रेजेंट इन अ बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारे शरीर में मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर के पार्ट्स में सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। आयरन की कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया मीन्स लेस हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। इस बीमारी में ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और अनीमिया के लक्षण क्या क्या हैं? अनीमिया के लक्षण हैं लुक्स वीक एंड पेल। जो पर्सन अनीमिया से सफ़र कर रहा होता है वो कमज़ोर और दिखता है और उसका शरीर पीला पड़ जाता है। गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उन्हें जल्दी ही कोई बीमारी या इन्फेक्शन लग जाता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं जो आसानी से टूट जाती हैं। इससे दांतों के ऊपर का वाइट शाइन भी कम हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्वाइटर जैसी बीमारी होती है।
ग्वाइटर में गले के पास ऐसा स्वेलन सा स्ट्रक्चर बन जाता है और इससे रिटार्डेड ग्रोथ होता है, यानी कि बच्चे सही तरीके से नहीं बढ़ते हैं और उनमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। डू यू नो, hemoglobin is a pigment found in blood which transport oxygen and provides red color to the blood. हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विटामिन डिफिशिएंसी, विटामिन की कमी से भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षण क्या क्या हैं? अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डनलेस इन आइज, ड्राई एंड स्केली स्किन। नाइट ब्लाइंडनेस होने से जो बीमार पर्सन है उसे डिम लाइट में, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, आँखें उसकी डल हो जाती हैं और स्किन ड्राई एंड स्केली, रूखा स्किन हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी जैसी बीमारी होती है। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहने लगती है और कुछ केसेस में पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। नाउ थर्ड इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में मसूड़े सूज जाते हैं और उससे ब्लड आने लगता है, दांत लूज हो जाते हैं और जॉइंट्स में यानी जोड़ों में दर्द रहने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। रिकेट्स की बीमारी में बोन्स यानी हड्डियां सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं और कुछ बच्चों के लेग्स बो शेप्ड के यानी कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़े हुए नज़र आते हैं। Do you know, in 1910, an American scientist found that outer layer of rice kernel contains a substance called thiamine. 1910 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाया कि चावल के सबसे बाहरी लेयर में थियामाइन नाम का एक सब्सटेंस है। This is needed by the body to prevent disease like बेरी-बेरी। उन्होंने इसका पता लगाया कि बेरी-बेरी जैसी बीमारी को रोकने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड विटामिन बी, वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। और इस सब्सटेंस का नाम रखा गया विटामिन बी और ये पहला विटामिन है जिसको डिस्कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? द डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन डिफिशियंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहला क्या है? वन शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें एक संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हों। वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। हमें फूड प्रैक्टिसेस यानी कि सही आदतों को अपनाना चाहिए। Children must be given good amount of milk products and additional food items like juices, soft-boiled rice, porridge, etc. छोटे बच्चों को जो दूध पीते हैं या 6 महीने से जो बड़े हो जाते हैं उन बच्चों को दूध के साथ साथ दूध से बनी चीज़ें और कुछ फूड आइटम्स जैसे फ्रूट जूस या सॉफ्ट बॉइल्ड राइस या खिचड़ी जैसी चीज़ें देनी चाहिए। Now we will study about communicable diseases. अभी हमने डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। The diseases which generally get transmitted from one person to another are called communicable diseases. ऐसे डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकते हैं, फैल सकते हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। These diseases are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi or non-living or living agents. ये बीमारियाँ या तो जर्म्स
जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के द्वारा फैलते हैं, या कुछ नॉन लिविंग एजेंट्स जैसे एयर, वाटर या सॉइल के द्वारा भी फैल सकते हैं। The germs enter the body of the person through the nose or mouth or through the food and water taken by him her. जर्म्स हमारे शरीर के अंदर हमारे नाक या मुंह से आ सकते हैं और साथ ही साथ जो भोजन या पानी हम खाते पीते हैं उसके द्वारा भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। Ways by which communicable diseases spread. कम्युनिकेबल डिजीज़ किस प्रकार से फैलते हैं? फर्स्ट वन इज़ बाय इंसेक्ट्स। Diseases like malaria and dengue are spread by the bite of mosquito. Plague is spread by fleas. मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं और प्लेग फ्लियाज के काटने से फैलते हैं। सेकेंड इज बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल नॉन लिविंग एजेंट्स हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। जब भी कोई बीमार व्यक्ति खांसते या छींकते समय वो हवा या पानी में बीमारी के जर्म्स को छोड़ देते हैं और उसके कंटैक्ट में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो वे बीमार पड़ सकते हैं। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर, while germs of diseases like cholera, typhoid, jaundice spread through water. कुछ जर्म्स जैसे सर्दी खांसी के, मीजल्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हवा के द्वारा फैलती हैं और कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस जैसी बीमारियां पानी के द्वारा फैलती हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम कैसे बच सकते हैं? Communicable diseases can be prevented by observing the following precautions. First is all the articles and clothes of infected person should be disinfected. जो भी बीमार व्यक्ति हैं अगर वे किसी भी आर्टिकल, किसी सामान या कपड़े को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए, उसे सही तरीके से अच्छे से धो लेना चाहिए। One must always cover the nose and mouth while sneezing and coughing. खांसते और छींकते समय हमें अपने नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए। The surrounding must be kept clean and hygienic. हमें अपने आसपास को, अपने वातावरण को साफ सुथरा और हाइजीनिक रखना चाहिए। Water must not be allowed to stagnate around our homes. हमारे घर के आसपास हमें पानी जमा होने नहीं देना चाहिए क्योंकि जमा हुआ पानी मॉस्किटोज, मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस होता है। अगर हमारे कूलर्स में और फ्लावर पॉट्स में पानी है तो उसे हमें 3-4 दिनों में बदलते रहना चाहिए। अगर हम नहीं बदलेंगे तो वे मच्छरों का, डेंगू जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस बन सकते हैं। वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेस लाइक मीजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। टीकाकरण जो बच्चों का होता है मीजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाने के लिए यह टीकाकरण समय पर ज़रूर से ज़रूर करवा लेना चाहिए। So this was all about the chapter. I hope you all have understood and enjoyed learning.